तो हेलो छात्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, YouTube पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो आपको रातों रात आप 1 घंटे पढ़कर कल जाकर आप 80 में से 80 नंबर ला सके। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपके 80 में से 80 नंबर आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, तो यदि आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके 101% यहाँ पे 80 में से 60 से 70-80 नंबर तक आप ला सकते हैं अपने मेहनत के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं तो उसे दिल से पढ़ लो, ठीक है। यदि आप दिल से तैयारी करोगे तो आपके यहाँ पे 80 नंबर आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आपको इससे बाहर कल क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, ये आप एक वाक्य में उत्तर पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, महाकाव्य का कलेवर कैसा होता है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का आपको नाम बताना है। थर्ड क्वेश्चन एक खंड काव्य का आपको नाम लिखना है। तो देखिए महाकाव्य की अगर यहाँ पे बात की जाए कलेवर का, तो आपका यहाँ पे कलेवर कैसा होता है, आपका विस्तृत होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। इसमें जीवन के चरित्र का शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर अंतिम तक का वर्णन किया जाता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है आपका यहाँ पे, गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है, तो बहुत ही फेमस आपका है रामचरितमानस, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखिए और कल आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ और मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर दे दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, एक खंड काव्य का एक नाम लिखना है। तो खंड काव्य मतलब क्या होता है, एक किसी आपके भाग का, जीवन के किसी एक भाग का एक खंड का वर्णन होता है, उसे कहते हैं खंड काव्य। तो आपको इसमें पंचवटी आपने सुना होगा, ठीक है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का है और साथ में सुदामा चरित आपका नरोत्तम दास का है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है और इसके साथ यशोधरा भी है। तो देखिए यहाँ पे आपका सारा का सारा आंसर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं, एक आपका होता है प्रबंध काव्य और एक आपका यहाँ पे होता है मुक्तक काव्य। अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के लिए। आप भरोसा करो, यहाँ से पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इसके बाद देखिए आपको सत्य असत्य यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, रसयुक्त वाक्य काव्य है, यह आचार्य विश्वनाथ का है। तो बिल्कुल जी हाँ, विश्वनाथ आचार्य ने कहा है कि रसयुक्तम वाक्यम काव्यम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रबंध 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वा पर संबंध होता है, तो ये भी आपका क्या होता है, पूर्वा पर यानी संबंध होता है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि खंड काव्य में 6 क्या होता है आपका यहाँ पे अनेक नहीं होते हैं, यहाँ पे आपका महाकाव्य में जरूर होते हैं 7 या 7 से अधिक सर्ग होते हैं। चौथा क्वेश्चन, महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि वहाँ पे आपका बात की जाए महाकाव्य में तो आपका श्रृंगार और शांत और यहाँ पे आपका क्या होता है, इन गुणों का आपका प्रयोग होता है। और साथ में यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये भी आपका गलत होगा। क्यों होगा, खंड काव्य में आपका विस्तृत नहीं होता है, आपका यहाँ पे किसी एक खंड का जीवन का वर्णन किया जाता है। यदि महाकाव्य की बात की जाए तो उसमें पूरा होता है, ठीक है। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं, तो बिल्कुल ये आपका एकदम करेक्ट 100% 1% सही है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं इस वीडियो की कल आपको इसको देखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं। तो इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए कल के पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका रिक्त स्थान आता है, कविता के बाह्य रूप का संबंध किससे होता है, तो आपको यहाँ से बताना है अभिव्यक्ति से, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो आपका यहाँ पे कम से कम आपका देखिए 8 से 8 सर्ग होते हैं, 8 से ज्यादा ही होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पंचवटी क्या है, तो आपका ये खंड काव्य हो जाएगा, मैंने भी
बताया था कि पंचवटी और सुदामा चरित्र और यहाँ पे यशोधरा आपके क्या कहलाते हैं, आपके खंड काव्य, और रामचरितमानस और कामायनी ये आपके महाकाव्य कहलाते हैं, और साकेत। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, महाकाव्य में जीवन के क्या होता है आपका, महाकाव्य में समग्र वर्णन होता है। क्या होता है, समग्र आपका वर्णन होता है, और किसी एक घटना का वर्णन किसमें होता है, आपका खंड काव्य में। इससे बाहर आप क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, काव्य खंड की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद देखिए आप स्थान क्या आता है आपका, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे देखिए चौपाई छंद क्या होता है, चौपाई आपका यहाँ पे मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, आपका मात्रिक छंद होता है। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कौन वाला, मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ आचार्य बिहारी, ये आपका फेमस चौपाई छंद का एक उदाहरण है। ठीक है, बिहारी का। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, हस्त स्वरों पर क्या होता है आपका, हस्त मात्रा ही होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कुछ यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका छूट गया था, 3 वर्णों के समूह क्या कहते हैं, तो 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। तगड़ मगड़ जगड़ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 8 गढ़ होते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे थर्ड, गढ़ों के एक रूप को कितना, आपको यही पूछा है, कितने रूप होते हैं, 8 रूप होते हैं। ठीक है, या माता राजभान सलगा आपने पढ़ा होगा ना, बिल्कुल आपने हिंदी में पढ़ा होगा, या माता राजभान सलगा। देखिए सलगा तो आपको इससे आ जाएगा आपका या यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ और लगड़, और ये आपका तगड़ हो जाए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही विकल्प आता है। आपको इसमें याद करके रखना है, जहां एक ही शब्द का आपका बार बार आए, क्या आता है, शब्द जब बार बार आए, तो जहां आपका शब्द बार बार आता है वहां पे आपका यमक अलंकार होता है, और जहां आपका वर्ण बार बार आए उसे कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका कहते हैं आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आपको याद करके रखना है। तो जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, यह आपका अनुप्रास अलंकार उदाहरण है। और बात करें यमक का, जैसे कौन कौन सा, मोती मोती डार के, वो वाला पढ़े ना आपने, माला फेरत जुग गया गया ना मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर, ये आपका इसी का उदाहरण है। और इसमें साथ में आपका देखिए, ये आपका अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पूछा है जब एक शब्द बार बार है किंतु उसका अर्थ देखिए, जब उसका हर शब्द का आपका बार यहाँ पे आपका मतलब अलग अलग आएगा, वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष, श्लेष यानी चिपका हुआ होता है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो सबका आंसर यहाँ पे अलग अलग, हर आपका यहाँ पे अलग अलग आता है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, हर पानी का यहाँ पे अलग अलग अर्थ है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। और यदि बात ये वाला देखिए सेकंड क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, तो जब भी आपका सरिस शब्द आए, क्या है, सी सम सरिस, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो यहाँ पे आपका क्या, कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। कौन सा, उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको उपमा अलंकार यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। अब देखो शब्द 2 या 2 से अधिक बार तो आया, लेकिन इनका आपका मतलब अर्थ, यानी हर शब्द का, वहाँ पे पानी जैसे आया था रहीमन वाले में, तो हर शब्द का यहाँ पे अलग अलग अर्थ हुआ नहीं, तो आपका यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या दिया है आपको, यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलंकार कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन, चारू चंद्र की चंचल किरणें, मैंने बताया था ना अभी कि आपका ये अनुप्रास अलंकार का होता है। यहाँ पे चा चा की आपकी आवृत्ति हो रही है, यानी कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपका क्या आता है, आपको अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को क्या करता है, आपको यहाँ पे बाधित करता है। ठीक है, बढ़ाएगा नहीं, बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो देखिए सुंदरता घट जाएगी। इसके बाद उपमेय में उपमान का जब आरोप हो तो वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है, और उपमेय में उपमान का यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे आरोप हो रहा है, इसलिए जब भी आरोप होगा तो आपका यहाँ पे रूपक होगा, और जब भी तुलना की जाएगी तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अलंकार का समान अर्थ क्या है, तो आपका गहना कहलाता है। क्या, आपका गहना हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके यहाँ पे आप ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगन्नाथ के अनुसार काव्य का परिभाषा रमणीय क्या होता है, आपका रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे इसे कहते हैं काव्य कहते हैं। इसके बाद मुक्तक आपका छंद का यहाँ पे परिभाषा दिया है, ये अपने आप में क्या होते हैं, पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं और पूर्वा पर संबंध नहीं रखते हैं। इसके बाद आपका ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रबंध काव्य क्या है, तो आपका ये आपको एक पढ़ लीजिएगा। इसके 2 आपके भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। इसके बाद देखिए यहाँ पे रस की आपको परिभाषा, तो रस बहुत सिंपल सा है, कैसे आपको याद करना है। देखिए मान लीजिए आप किसी काव्य को पढ़ते हैं, ठीक है, तो किसी काव्य को पढ़ते समय और देखते समय और सुनते समय
देखते समय क्या दर्शक को, पढ़ते समय क्या पाठक को, और यहाँ पे सुनते समय आपको श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है भैया, यानी आपका मजा जो आता है वही आपका क्या होता है यहाँ पे रस कहलाता है। और रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस आपके 4 प्रकार, उसके 4 अंग होते हैं। 4 अंग की बात कर रहा हूँ, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ठीक है। इसके बाद आप क्या होता है एक आपका स्थाई भाव, है ना। तो स्थाई भाव की संख्या पूछी जाए तो आपका यहाँ पे कितना होता है, आपका यहाँ पे 10 होता है, ठीक है। जैसे आप क्या होता है वीर का बोले तो उत्साह, और ठीक है सुना है कि नहीं सुना है, सुना है, वीर का यहाँ पे उत्साह होता है, और यहाँ पे रौद्र का क्रोध होता है, और इसके साथ आपका क्या होता है अद्भुत का आश्चर्य होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करना है। हास्य का हंसी होता है, ये आपका सब के सब। शांत रस का आपका जुगुप्सा होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। एक परिभाषा याद कर लीजिए, कौन सा परिभाषा, ये आपका यहाँ पे क्या दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौन हंसे और देन करे नट जाए। आपका ये क्या होगा, यहाँ पे बात्सल रस का आपका ये उदाहरण हो जाएगा। जब सहृदय के हृदय में क्या होता है आपका यहाँ पे स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से यहाँ पे संयोग होता है, वहाँ रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे छंद। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। जिस काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि विचार करके योजनाबद्ध तरीके से क्या कहा जाता है, उसे छंद कहते हैं। आपको यह याद करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलंकार क्या होता है, तो आपको ये याद कर कर ही जाना है, ठीक है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, और यहाँ पे अलंकार, छंद और रस, ये क्वेश्चन याद करके जाइए। इनमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। इसके बाद चलिए आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। आपका यहाँ पे ये आपका काव्य है, ठीक है। तो काव्य तो आप जानते हैं, आपका यहाँ पे 2 प्रकार का दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, ये आपका देखने वाला, ये आपका सुनने वाला, और यहाँ पे आपका नाटक और एकांकी इसमें होता है। तो नाटक क्या होता है, इसको देखते हैं हम, देखते कि नहीं देखते। एकांकी भी आप यहाँ पे रंगमंच पर देखा जाता है। लेकिन आपका श्रव्य काव्य सुनने वाला होता है। महाकाव्य हो गया, खंड काव्य, पाठ्य काव्य, यहाँ पे गेय काव्य, है ना। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे रट लो, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे रस के 4 अंग मैंने अभी बताया था, स्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। इसके बाद आपका यहाँ पे रस के प्रकार, तो रस के प्रकार आपके ये होते हैं, कितने, रस के आपके 10 प्रकार होते हैं। इसे याद करके जाओ और पेपर में गर्दा उड़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेपर में गर्दा उड़ाओगे यदि जब आप क्या करोगे, इन क्वेश्चन को याद कर लोगे। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को याद कर लो, और याद करने के बाद आप देखना यही से क्वेश्चन आपके आएंगे। और आपका यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस आपका दिया गया है। तो जब सहृदय के हृदय में रति नामक स्थाई भाव, सब कुछ आपका लाइन सेम रहेगा, सहृदय के हृदय में ही लिखना है। बस आपको जिस आपको रस का बताना है वहां पे आपको उसका स्थाई भाव जोड़ देना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे देखिए संयोग का हो गया, वियोग का हो गया, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे कौन सा हो गया, मान लीजिए आपको वीर रस का लिखना है, तो कैसे लिखें, सेम लिखना है, सहृदय के हृदय में, और यहाँ पे बस वहां पे लिख देना है आपका उत्साह है नामक स्थाई भाव, क्योंकि आपका क्या होता है वीर का उत्साह होता है। बाकी आपको सब कुछ सेम रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसका अनुभव, संचारी भाव, विभाव यहाँ से जब पुष्ट होता है उससे कहते हैं वीर रस, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और यहाँ पे शांत रस का आपको परिभाषा वही आपको सेम करना है। बस आपको यहाँ पे निर्वेद नामक स्थाई भाव आपको लिख देना है। बस आपको वर्डिंग चेंज करना है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। रौद्र रस की बात करें तो आपका देखिए आपका रौद्र रस का है, और इसमें आपका क्या होता है, क्रोध नामक स्थाई भाव यहाँ पे होगा। बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा। आपको उदाहरण याद कर लेना है। यहाँ पे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, और क्या करने आगे बताइए, और क्या है आगे आपका यहाँ पे, और सब क्रोध अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। आपको याद कर लेना है। आपको ऑलरेडी सब कुछ याद होगा, बस आपको एक क्वेश्चन तैयार करके जाना है। भयानक रस के बारे में, विभत्स रस के बारे में, और यहाँ पे अद्भुत रस, सब कुछ आपका दिया है। सब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यदि आपको इनको पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी आपको वायरल पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपके जो है यहाँ पे मॉडल पेपर मैंने डाल दिए, उन्हें पढ़ लीजिए और चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप बोलते हैं आप फेंक देते, फेंक नहीं देते हैं। पेपर आपका रियल मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से दे दें आपको, है ना। इसके बाद देखिए आपका छंद का यहाँ पे प्रकार लिखा है, तो छंद आपको ये पढ़ लेना है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और यहाँ पे देखिए आपका चौपाई छंद की आपकी परिभाषा यहाँ पे लिखना है। तो आपका ये देखिए आपका ये चौपाई छंद का आपको परिभाषा लिखना है। दोहा छंद की परिभाषा आपको क्या होता है, इसके 4 चरण होते हैं, और यहाँ पे प्रथम और तृतीय पर क्या होता है, यहाँ पे
13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्फल यहाँ पे 11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अलंकार का पूरा भेद दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे यमक अलंकार भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इन्हें पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको भरोसा ऐसे ही करना है वीडियो पर, ठीक है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहाँ काव्य में उपमेय उपमान का संभावना व्यक्त किया जाए वहाँ आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक क्या होता है, वहाँ पे आरोप किया जाए, ठीक है। उपमेय उपमान का आरोप वहाँ पे आपका होता है यहाँ पे रूपक अलंकार, और जहाँ पे आपका क्या है तुलना की जाए उसे कहते हैं आपका उपमा अलंकार, है ना दोस्तों। तो देखिए आपको इस प्रकार से याद करना है। इसके बाद चलिए आपको यहाँ पे खत्म हो गया, देखिए इतना ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो आता है वो आपका, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। ये रचनाएं आपको मात्र 2 रचनाएं याद करके जाना है, इसमें से एक कल पेपर में आपको 101% देखने को मिलेंगे, कबीर अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का आपका यहाँ पे जीवन परिचय। तो आप चाहे तो कबीर का याद कर लीजिए रचनाएं, साखी सबद रवैनी, भाव पक्ष याद कर लीजिए, और यहाँ पे कला पक्ष। देखिए भाव मतलब क्या होता है, इन्होंने जो है पाखंड का विरोध किया, ये आपका भाव पक्ष हो गया भाई। और ये क्या करते थे, जो समाज पे क्या आपका व्याप्त था यहाँ पे कुरीतियाँ, ठीक है, धर्म पर, उन पर ये गहरा प्रभाव करते थे, करते कि नहीं करते थे, करते थे, आडंबर पर प्रभाव करते थे। और इनकी भाषा क्या थी, कला पक्ष की बात की जाए भाषा, यहाँ पे आपको इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, साधु कड़ी भाषा थी। ये घूम घूम कर क्या करते थे, सुनाते थे, ठीक है, जागरूक करते थे। तो आपका ये इतना सरल होता है आपको याद करना, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका कुछ है नहीं इसमें, माखनलाल चतुर्वेदी का पढ़ लीजिएगा, हिम कृष्णी और हिम तरंगिणी, और यहाँ पे इनका भाव पक्ष पढ़ लीजिएगा। ये राष्ट्रीय कवि कहलाते थे, ठीक है। इन्होंने लिखा है वो वाला आपका फूल वाला, ठीक है, हे बनमाली वाला, और मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, और कला पक्ष में आपको ये पढ़ लेना है ना। और यहाँ पे आपको साहित्य में स्थान पढ़ लेना है। इसके बाद चलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपका ये आता है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी कवियों के आपको नाम लिखना है, और यहाँ पे इनको अंतर लिखना है। देखिए ज्ञान मार्गी कवि कौन कहलाते हैं, जो गुरु के साथ महत्व देते हैं, यानी कि शिक्षा को, ज्ञान को महत्व देते हैं। और प्रेम मार्गी प्रेम को महत्व देते हैं, वो भगवान से प्यार करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, है ना। तो ये कौन कौन से, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और इन्होंने रचना क्या है, बीजक है, ठीक है। और ये आपका कबीरदास आते हैं, इसमें आते कि नहीं आते हैं, ये हो गया। आदिकाल की आपको विशेषता पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आदिकाल की, तो आदिकाल का ये पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद आपका यहाँ पे वीरगाथा काल और आदिकाल बात एक ही है, और यहाँ पे प्रमुख कवि क्या है, 2 चंदबरदाई और यहाँ पे नरपति नाल है, ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में अंतर। तो राम भक्ति शाखा में जो राम को मानते हैं, और कृष्ण भक्ति में आपका यहाँ पे जो कृष्ण को मानते हैं। देखिए आपको इस प्रकार से यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास और यहाँ पे सूरदास और मीराबाई रसखान आपको याद कर लेना है, सिंपल सा। आपको यहाँ पे इसके बाद सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति मतलब क्या होता है, यहाँ पे ईश्वर की उपासना करने वाले, और निर्गुण भक्ति जो भगवान को मानते ही नहीं है, निर्गुण निराकार है। यहाँ पर ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी आता है, और यहाँ राम भक्ति और आपका कृष्ण भक्ति आता है। इसके बाद देखिए आपका भक्ति काल के 4 कवियों के नाम पूछे तो आपको इस प्रकार से लिख देना है कि भाई सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं और मलिक मोहम्मद जायसी है। बस इसे पढ़ लो और जो है कल 80 में 80 ठोक कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप भक्ति काल के यहाँ पे आपको 4 विशेषताएं आपको इस प्रकार से लिख देना है, याद कर लेना है। और यहाँ पे आपको आदिकाल के यहाँ पे रचनाएं और उनके प्रमुख कवि आपको याद करना है। बस ऐसे वीडियो को पॉज करते देखते जाइए, आप कल पेपर में गर्दा उड़ाकर आओगे, ठीक है। तो देखिए आपके ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो आप इन्हें पढ़ लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, बाकी मैंने अदर वीडियो में आपका यहाँ पे गद्य खंड का मैंने बता दिया था, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करिए।